चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन अड्डा में। मैं हूं देवी सिंह। अभी मैंने सोचा है ना कि हम डेली ये क्लास जो है इसी टाइम रखेंगे, यानी 8 बजे। 9 बजे थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, तो ये क्लास हम जो है 8 बजे रखेंगे। ये क्लास जो है लाइव रहेगी। ओके, चलिए देख लेते हैं क्लास वगैरह। हाँ, चालू हो गई है बेटा। लास्ट क्लास में हमने जो है बैंकिंग सिस्टम पढ़ा था, और यहाँ पर हमें जो है मैंने आपको ये बताया था कि बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट किया था, और ये आपसे बोला था कि भाई अगला क्लास में उसी के आगे जो है हम शुरू करेंगे। अभी आज हमें स्टार्ट करना है कि भाई नए नोट जारी करने में प्रयोग की जाने वाली पद्धतियां, यानी जो नया नोट जारी करने में नए नोट जारी किए जाने में जारी किए जाने में प्रयोग की जाने वाली पद्धतियां, प्रयोग की जाने वाली पद्धतियां, जाने वाली पद्धतियां। पद्धतियां तो भाई आखिर जो है आवाज वगैरह, एक मिनट चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। आवाज प्रॉपर है? हाँ ठीक है, आवाज है प्रॉपर। गुड। तो नया नोट जो है आरबीआई, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई आरबीआई की जिम्मेदारी क्या है। तो जो भारत में नया नोट जारी किया जाता है, तो क्या मेथड है, कैसे कैसे नोट जारी किया जाता है। तो बेटा देखो कि अलग अलग देशों में जो नए नोट जारी करने के उद्देश्य से बेटा दो मेथड का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग देशों में दो पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। एक है बेटा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, जिसको हम जो है यानी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली आरक्षित प्रणाली आरक्षित प्रणाली और दूसरा है आनुपातिक आरक्षित प्रणाली। इंग्लिश में ही बताता हूं, परेशान नहीं होना। आनुपातिक, क्या बेटा? आनुपातिक आरक्षित आरक्षित अनुपातिक आरक्षित, यानी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, यानी इसको कहते हैं ना एमआरएस सिस्टम। एमआरएस सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। और ये आपका पीआर सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिजर्व। इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये एमआरएस सिस्टम क्या होता है और पीआरएस सिस्टम क्या होता है। कि मैकेनिज्म यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रिंट फ्रेश करेंसी। ये कौन सा मैकेनिज्म है कि जो फ्रेश करेंसी को, जो करेंसी को कैसे हम जो है प्रिंट करेंगे। यानी while issuing fresh currency, the central bank of country keeps in mind the level of inflation. The level of inflation. So desired rate, the economic growth and exchange rate of domestic currency in India or anywhere in the world, two different type of mechanism are used in order to print fresh currency. So these mechanisms are minimum reserve system and proportional reserve system. So what is the minimum reserve system, यानी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, और दूसरा है आपका कि आनुपातिक रिजर्व सिस्टम। तो सबसे पहले देखो कि जैसे मैंने आपको बताया जो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली है ये क्या है। हम इसी को भारत जो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम या न्यूनतम आरक्षित प्रणाली का प्रयोग करता है। हमारे जैसे और भी जो विकासशील देश हैं वो इसी मिनिमम रिजर्व सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो भाई नए नोट के मुद्रण के उद्देश्य से, यानी नए नोट के छापने के उद्देश्य से हम इस न्यूनतम आरक्षित प्रणाली का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि हम जो है एक सॉवरेन कंट्री हैं, विच मींस सॉवरेन, यानी सॉवरेन विच मींस सुप्रीम अथॉरिटी इन द ऑल मैटर कंसर्निंग इन कंट्री, यानी संप्रभु देश है।
तो हम भाई एक संप्रभु देश है, तो कोई भी अंतरराष्ट्रीय संगठन हमें बाध्य नहीं कर सकता कि हम कितने नए नोट का मुद्रण करें, कितने नए नोट छापें, या किस प्रकार से नए नोट छापें, या मुद्रास्फीति के स्तर को, आर्थिक समृद्धि के लक्ष्य को, या फिर घरेलू मुद्रा की विनिमय दर को ध्यान में रखते हुए भारत अपने हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं के एक हिसाब से नया नोट जारी करता है। और जो भारत में जो सिस्टम प्रयोग किया जाता है, वो सिस्टम को न्यूनतम आरक्षित प्रणाली कहते हैं या मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं। भाई ये न्यूनतम आरक्षित प्रणाली क्या है, ये कैसे काम करता है, जरा समझने का प्रयास कीजिए। ये जो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली है, पिछलों के कमेंट देखूंगा, परेशान नहीं होइएगा। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली या मिनिमम रिजर्व सिस्टम या एमआरएस बोलते हैं। ये होता क्या है जरा समझो। यानी जो भारत की जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो जो नए नोट जारी करने का जो मेथड, जो पद्धति है, उसमें से वो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली या पद्धति का प्रयोग करता है। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली या जो पद्धति, जो मेथडोलॉजी है, जो मेथड है, मैकेनिज्म है, तो वो आखिर क्या है? देखो भाई, इसके अंतर्गत नए नोट जारी करने के उद्देश्य से आरबीआई प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, यानी फाइनेंस ईयर में, भाई क्या करता है कि अगर मान लो कि नया नोट छापना है, जरा समझिएगा, तो आरबीआई प्रत्येक साल नए नोट छापने के उद्देश्य से, यानी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, प्रति वित्तीय वर्ष में बेटा 200 करोड़ का, 200 करोड़ का एक पूल तैयार करता है, कटोरा तैयार करता है, यानी जो है रिजर्व तैयार करता है। अब इस 200 करोड़ के बराबर का जो रिजर्व तैयार करेगा, इसमें बेटा 115 करोड़ रुपए के मूल्य का सोना होगा। यानी जैसे समझो, अभी बताता हूं, 115 करोड़ जो है, 115 करोड़ का क्या होगा? सोना होगा। और बेटा 85 करोड़ का हार्ड करेंसी होगा, हार्ड करेंसी होगा। जब ये पूल तैयार कर लेगा, तो फिर वह जो है एक वित्तीय वर्ष में जो पैसे का जो मुद्रण है वो छाप सकता है आरबीआई। मतलब पहला कंडीशन ये है कि अगर आरबीआई को पैसे छापने हैं, यानी नोट छापनी है, तो सबसे पहले वो एक रिजर्व बनाएगा, एक पूल तैयार करेगा। ये पूल भाई 200 करोड़ का होगा। ये जो पूल है ये आपका 200 करोड़ का होगा। इस 200 करोड़ में 115 करोड़ का भाई गोल्ड होगा, और 85 करोड़ का जो है 85 सीआर का हार्ड करेंसी होगी। क्या होगी? हार्ड करेंसी होगी। यहां पर हार्ड करेंसी का मतलब क्या है कि जो अंतरराष्ट्रीय मुद्राएं हैं, तो इस पूल को क्रिएट करके फिर आरबीआई अपने आवश्यकता के हिसाब से क्या कर लेगा बेटा? नया नोट छाप लेगा। अब भाई जो नोट पर है वो आरबीआई के गवर्नर का, आपने देखा होगा एक मैसेज लिखा रहता है, वचन पत्र लिखा होता है, वचन लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का। तो इस कारण से एक करेंसी नोट आरबीआई की बेटा लायबिलिटी कहलाती है। जैसे ऐसे समझो कि जितना भी भारत में करेंसी नोट है वो आरबीआई की लायबिलिटी, जिम्मेदारी है। मतलब कि मान लो कि भाई आपके पास 500 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट, और इस 500 रुपए के नोट में आपको भरोसा नहीं है, तो जाइए आरबीआई के मुंह में मारिए और कहिए कि हमें इसके बराबर का क्या चाहिए बेटा? गोल्ड चाहिए। तो आरबीआई आपको गोल्ड दे देगा। यानी कि जितना भी नोट छाप के रखी है वो आरबीआई की क्या है? लायबिलिटी। वो वचन देती है कि अगर आपको इसमें भरोसा नहीं है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का क्या है? वचन देती हूं। तो इस वादे के कारण एक करेंसी नोट आरबीआई के ऊपर एक प्रकार का क्या होता है बेटा? क्लेम होता है, दावा होता है।
यानी कि यदि धारक को करेंसी नोट पर भरोसा ना हो तब वो क्या कर सकता है कि आरबीआई से ये कह सकता है कि भैया हमें एक काम करो कि आप जो है हमें इस पे भरोसा नहीं है, हमारा जो है ना उस नोट को आरबीआई को वापस करके और उसके उतने मूल्य के बराबर का जो कोई अन्य मुद्रा है जिस पे उसको लगता है भरोसा है या गोल्ड है वो जो है वो ले सकता है। तो तब वह आरबीआई से कुछ ऐसा प्राप्त कर लेगा कि जो उस पर ट्रस्ट है, जैसे कि भाई हार्ड करेंसी भी मैंने बताया। तो ये एक तरीके से ये क्या है, लायबिलिटी है। वापस से सुनो, मान लो कि मैंने आपको बताया ही कि भाई आरबीआई जो है वो भारत में नए नोट जारी करती है, छापती है। उसके लिए कुछ नियम कानून है। तो भाई सबसे अपनी आवश्यकता के अनुसार नए नोट जारी करेगी, लेकिन उससे पहले वो 200 करोड़ का क्या करेगी, एक जो है पूल तैयार करेगी। सबसे पहले रिजर्व रखेगी, उसमें 115 करोड़ का सोना होगा, सॉरी हाँ 115 करोड़ का सोना होगा और 85 करोड़ की जो है हार्ड करेंसी होगी, जो अंतरराष्ट्रीय करेंसी होगी। अब जब ये रिजर्व, ये पूल तैयार हो जाएगा तो फिर वो एक वित्तीय वर्ष में अपनी आवश्यकता के हिसाब से पैसे छाप सकता है। तो ये हमारा सिस्टम है, यानी हम इसी मैकेनिज्म के हिसाब से क्या करते हैं, पैसे छापते हैं। तो जल्दी से पहले आपके कमेंट भी देख लेता हूं और बताइए कि यहां तक जो है किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। 1 मिनट पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी क्लास लाइव है ना, तो क्लास लाइव यहाँ पर दिखाएगी। फर्स्ट बेटा हाँ दिखा तो रही है। चलिए, तो यहां तक मैं ये मान के चलता हूं कि किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। ये आप जान गए कि भाई इंडिया फॉलोज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। द सेम सिस्टम इज फॉलोड इन अ नंबर ऑफ डेवलपिंग कंट्री इन इंडिया। Under this mechanism, the RBI maintain a reserve of gold and hard currency worth 200 crore rupees. Out of this reserve, gold is worth 115 crore, whereas hard currency is 85 crore. The reserve is maintained by the RBI in order to fulfill the promise which is made by the governor of RBI on the Indian currency. Currency note in India are printed at 4 different places. जो भारत में जो करेंसी नोट हैं वो 4 अलग अलग जगह छापे जाते हैं, भी वहां पर आते हैं। तो ये आपका जो भारत जो जिस सिस्टम को यूज करता है वो आप जान गए। मैंने आपको बताए थे कि दुनिया में 2 सिस्टम यूज किए जाते हैं। एक भाई कौन सा सिस्टम है भाई आपका, एक जो है हम यूज करते हैं ये एमआरएस है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। दूसरा बेटा पीआरएस है। देखो मैंने आपको बताया था आनुपातिक आरक्षित प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। इसे भी देख लो कि पीआरएस कैसे काम करता है, जरा देखो। अगर आप बात करें जो पीआरएस है, ये सामान्यतया जो है विकसित देश इस सिस्टम को यानी प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम को या आनुपातिक आरक्षित प्रणाली, आनुपातिक आरक्षित प्रणाली का प्रयोग करते हैं। ये सिस्टम दरअसल ऐसा है कि फॉर एग्जांपल कि यूएसए है और मान लो, बस एग्जांपल है कि यूएसए को $100 क्या करना है, अमेरिकी जो है डॉलर छापना है। यूएसए की जो केंद्रीय बैंक है, फेडरल रिजर्व है, उसको $100 छापना है। तो वहां पर ऐसा है कि आप डॉलर छाप लीजिए, लेकिन इसका जो है ना, आप जो भी करेंसी छापेंगे उसका एक परसेंटेज
उसका 1% आपको रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि कह दिया जाए कि 15% के बराबर का आपको रिजर्व रखना पड़ेगा और फिर आप रुपए जो है करेंसी जो वहां का डॉलर है वो छाप सकते हो। तब मान लो उसने कहा कि भाई 15% के बराबर, तो आप अगर $100 छापने जा रहे हो तो आपको $15 के बराबर का जो है कुछ ना कुछ रिजर्व रखना पड़ेगा। अब यहाँ कुछ ना कुछ का बात यह है कि वहां का जो केंद्रीय बैंक है, जो फेडरल रिजर्व बैंक है, वो जो भी चाहे कि भाई गोल्ड रखवाना चाहता है या दूसरी जो अदर हार्ड करेंसी हैं या अंतरराष्ट्रीय जो कुछ करेंसी हैं जैसे एसडीआर वगैरह हैं, वो उसके तौर पे वो रखना चाहता है, वो मैटर करता है। तो इस सिस्टम को बेटा सामान्यतः विकासशील जो विकसित देश है, जैसे अमेरिका जैसे देश उसको यूज करते हैं। वापस से सुनो, मैंने बताया कि भारत में बेटा जैसे कि जो इंडिया है, इंडिया में एमआरएस सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली का प्रयोग होता है, जो कि एक वित्तीय वर्ष में आप जो भी अपनी आवश्यकता के हिसाब से छाप लीजिए, लेकिन सबसे पहले आपको 200 करोड़ का एक फूल के कटोरा बनाना पड़ेगा। उस 200 करोड़ में 115 करोड़ रुपए की क्या होगी, गोल्ड होगा, और 85 करोड़ की हार्ड करेंसी होगी। इसके बाद उस वित्तीय वर्ष में अपनी आवश्यकता के हिसाब से आप पैसे छाप लीजिए। ये सिस्टम हमारा है, हम इस मैकेनिज्म को यूज करते हैं। वही दूसरा जो फॉरेन करेंसी, खास करके डेवलप्ड नेशन, वो इस पीआरएस सिस्टम को, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम को यूज करते हैं, और इसी प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम के माध्यम से वहां पर करेंसी छापी जाती है। जैसे कि मैं यहां पर एग्जांपल में बताया कि मान लो भाई ये परसेंटेज, ये जो 15% जरूरी नहीं 15% हो, बस समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि मान लो यूएसए में कि भाई उसको अगर अपना जो है डॉलर छापना है, तो डॉलर छापने के लिए कि भाई उसने कहा कि पहले आपको एक 15% का क्या करना पड़ेगा, रिजर्व रखना पड़ेगा। भाई ये रिजर्व 20% हो सकता है, ये रिजर्व 10% हो सकता है। मैटर करता है कि उस देश का जो सेंट्रल बैंक है, जो केंद्रीय बैंक है, वो कैसे कितना परसेंटेज रखेगा, और क्या रिजर्व में वो हार्ड करेंसी रखेगा, गोल्ड रखेगा, ये भी मैटर करता है। समझे? अब देखो, जैसे कि मैंने बताया कि जो करेंसी नोट है, तो करेंसी नोट इन इंडिया आर प्रिंटेड एट 4 डिफरेंट प्लेसेस। तो कौन कौन से ऐसे 4 जगह हैं जहां पे करेंसी नोट बेटा छापे जाते हैं? यानी देखो कि भारत में 4 जगह है, 4 जगह करेंसी नोटों का मुद्रण होता है। करेंसी नोटों का मुद्रण होता है, मतलब 4 जगह करेंसी नोटों का मुद्रण होता है। तो वह 4 प्लेस कौन कौन से हैं जहां पर भारत में जो करेंसी नोट हैं, जहां पर जो है उनका मुद्रण किया जाता है? तो अगर आप बात करें कि भारत में जो 4 जगह जो करेंसी नोटों का मुद्रण है, वो ऐसे है कि सबसे पहले जो है नासिक और आपका देवास। नंबर 1 नासिक, कहां पड़ता है बेटा? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। दूसरा बेटा देवास, एमपी में पड़ता है, एमपी में। 4 जगह हैं, तो 2 और कौन कौन सी जगह हैं? अब एक चीज और अभी मैं बताता हूं, पहले जो है चारों को लिख देते हैं। तो महाराष्ट्र, नासिक, महाराष्ट्र, देवास, एमपी, और दूसरा दूसरा तो हो गया देवास, एमपी। तीसरा है मैसूर जो कि कर्नाटका में, और चौथा है सॉल्बनी जो कि वेस्ट बंगाल। 4 जगह। तो मैसूर कर्नाटका में, कर्नाटक, मैसूर हो गया, और चौथा आपका भाई सॉल्बनी। ये कहां? पश्चिम बंगाल, सॉल्बनी पश्चिम बंगाल। इन दोनों पर मालिकाना अधिकार भारत सरकार का है। इन दोनों पर जो मालिकाना अधिकार है ना बेटा, मालिकाना अधिकार, अधिकार वो किसका है? भारत सरकार का, भारत सरकार। इन दोनों पर मालिकाना अधिकार आरबीआई का है।
मालिकाना अधिकार किसका है बेटा? अधिकार आरबीआई का है। मतलब क्या है भाई, 4 जगह प्रिंटिंग प्रेस हैं भारत में, 4 जगह क्या है? प्रिंटिंग प्रेस हैं, नोटों के प्रिंटिंग प्रेस हैं। इन 4 जगह में जो नासिक है और देवास, इन पर इसकी ऑनरशिप किसकी है? भारत सरकार की है। जो मैसूर और सोलवनी है, इन पर मालिकाना अधिकार बेटा किसका है? आरबीआई का है। तो मैसूर जो कर्नाटक में है एंड सोलवनी जो कि वेस्ट बंगाल में है, तो दीज टू आर ऑन द आरबीआई। The highest denomination note that can be issued by the RBI of 10,000 rupees. Rupees note were in circulation but were demonetized in 1978. उस समय सरकार किसकी थी भाई? मोरारजी देसाई जी की। So one rupee note has the signature of finance secretary rather than the governor of RBI. It has no promise printed over it. Since the other currency note have a promise printed over them, they become a liability of the RBI. जैसा कि मैंने आपको कहा कि भाई जितने भी नोट हैं, उन नोट को कौन छापता है? जो नोट है, इस पे कर लेते हैं नया पेज, कि जितने भी नोट हैं, उन करेंसी नोट्स को, चलो करेंसी नोट को कौन छापता है? इनको छापता है आरबीआई। करेंसी नोट को छाप रहा है आरबीआई। लेकिन एक्सेप्शन ये है, अपवाद ये है कि 1 रुपए का करेंसी नोट और सिक्के, 1 रुपए का बेटा करेंसी नोट और सिक्के, 1 रुपए का करेंसी नोट और सभी सिक्के, सभी सिक्के, ये कौन छापता है? ये भारत सरकार, भारत सरकार। और यही वजह है कि आप देखो जितने भी करेंसी नोट हैं, 1 रुपए को छोड़ करके, जितने भी करेंसी नोट हैं 1 रुपए को छोड़ करके, तो वह आरबीआई जारी करता है। और इसीलिए उसमें जो गवर्नर होता है ना आरबीआई का, कौन? गवर्नर, उसका दस्तखत होता है या उसका साइन होता है। लेकिन जो 1 रुपए का नोट है, तो इसमें जो है जो वित्त सचिव हैं भारत के, उनका साइन होता है, वित्त सचिव का। और इसको कौन जो है क्या करता है? छापता है भाई भारत सरकार। और जितने भी सिक्के हैं वो भी भारत सरकार। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब इनका सर्कुलेशन का जो जिम्मेदारी है वो आरबीआई की है, दोनों की, चाहे नोट हो चाहे सिक्के। मतलब जो सर्कुलेशन है, जो लिक्विडिटी, जो तरलता है, उसको कंट्रोल करना और सर्कुलेट करना, वो जिम्मेदारी किसकी बेटा? वो है आरबीआई की, आरबीआई की। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि भाई कैसे नोट का मुद्रण होता है। नोट को छापने के लिए मुद्रणालय कहां है? और ये भी मैंने आपको बताया कि भारत में जो सबसे उच्च मूल्य वर्ग का नोट था वो 10,000 रुपए का था, जो कि मुरारजी साहब की सरकार आती है और 1978 में फिर उस नोट को बंद कर दिया जाता है। बेटा उस समय जो सोना था ना, वो 63 रुपए के आसपास का जो सोना था, 63 रुपए के का 10 ग्राम था, 1 तोला था। समझे? तो आप समझो कि उस समय और 10,000 रुपए का नोट भी चलता था। अब देखो इसके आगे सुनो कि नोट डाल के चाहो तो लिख लो
कि एक ऐसी मुद्रा जो कि सामान्यतः कागज की होती है, कागज की बनी होती है, उसका बेटा आंतरिक मूल्य होता है। और जो आंतरिक मूल्य वो नगण्य होता है। वापस से सुनो, मैं जो बता रहा हूं कि एक ऐसी नोट, मान लो 500 रुपए की नोट है, जरा समझो कि 500 रुपए की नोट है, इस जिस कागज की बनी है, कागज की बनी है, उसका बेटा आंतरिक क्या होता है, आंतरिक मूल्य होता है। और आंतरिक मूल्य कितना होता है, नगण्य, नगण्य के बराबर, मतलब ना के बराबर। पर ऐसी मुद्राएं विनिमय का वैधानिक माध्यम या जो है लीगल टेंडर होती हैं। यही वजह है कि विनिमय का, एक्सचेंज का ये माध्यम होती है। क्योंकि भाई किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक है, जैसे हमारा आरबीआई है, उसको मान्यता देता है, मान्यता मतलब गारंटी देता है, प्रॉमिस करता है। और ऐसी मुद्रा को हम फिएट करेंसी कहते हैं। ऐसी मुद्रा को हम क्या है, फिएट करेंसी कहते हैं, सॉरी, ठीक है, या फिएट मनी कहते हैं। अब सभी आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में जो फिएट मनी का ही प्रयोग होता है। जितनी भी आप मॉडर्न, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हिल तो मानेंगे आप, जितनी भी बेटा, ठीक है, आवाज प्रॉपर आ रही है ना। तो ये जो है ना, ऐसी जो मॉडर्न युग में जितनी भी करेंसी यूज की जा रही हैं, वो सभी क्या है, फिएट मुद्रा है या फिएट मनी है। तो यहां तक मैं मान के चलता हूं कि किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं है। आगे और देखो, ये तो आपने देखा करेंसी नोट के रेफरेंस में। अब जैसे भारत में 4 जगह सिक्के ढाले जाते हैं। जैसे नोट बेटा प्रिंटिंग प्रेस थे नोट के, इसी तरह भारत में 4 जगह जो सिक्के हैं, सिक्के ढाले जाते हैं। एक मिनट, सिक्के ढाले, 4 जगह सिक्के ढाले जाते हैं। तो भारत में कहा बेटा, 4 जगह क्या है, सिक्के ढाले जाते हैं। तो कहां कहां 4 जगह सिक्के डाले जाते हैं, जैसे कि जो है नोएडा उत्तर प्रदेश, नोएडा यूपी, हैदराबाद, हैदराबाद, नोएडा हैदराबाद, इसके साथ साथ कोलकाता और मुंबई, कोलकाता और मुंबई, मुंबई। नोएडा आपका यूपी में पड़ता है, हैदराबाद आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कोलकाता आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और मुंबई आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो 4 जगह सिक्कों की बेटा ढलाई होती है, और यह ढलाई कॉइनेज अधिनियम के अंतर्गत होती है। तो द कॉइन आर मिंटेड, ये कॉइन मिंट होते हैं, द कॉइन आर मिंटेड एट 4 डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया, हैदराबाद, नोएडा, मुंबई एंड कोलकाता। According to the Coinage Act, the highest denomination coin that can be minted in India is 1000, यानी कि हाईएस्ट डिनोमिनेशन भारत में 1000 का जो कॉइन्स हो सकता है, एंड लोवेस्ट इज ऑफ 50 पैसे, जो इस समय लीगल टेंडर है। मैं आपको बताया भी था कि जो 50 पैसा है ना बेटा भारत में, वो लीगल टेंडर है, विच मींस कि आप जो है 10 रुपए तक का भुगतान 50 पैसे में कोई सरकारी एमिनिटीज को कर सकते हो।
तो 50 पैसा भारत में लीगल टेंडर है। एट प्रेजेंट दैट द हाईएस्ट डिनोमिनेशन इन सर्कुलेशन इज ऑफ 20 रुपीज। इस समय 20 रुपए का सिक्का भारत में सर्कुलेशन में है। एंड 50 पैसा कैन ओनली बी यूज्ड फॉर ए पेमेंट अप टू 10 रुपीज। 10 रुपए तक के भुगतान के लिए आप 50 पैसे का प्रयोग कर सकते हो। तो डिफरेंट फ्रॉम द सिस्टम, द प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम is mainly used in developed economies or developed nation. In the system, maintained reserve increase along with the amount to be printed in the predetermined ratio. So hence in proportional reserve system, the reserve which is to maintain is not fixed. तो आपने ये देखा कि दुनिया में अलग अलग देश आखिर कैसे इस सिस्टम का प्रयोग करके, मतलब इस मैकेनिज्म का प्रयोग करके अपने यहां जो मुद्रा है, नोट है, उनका मुद्रण करवाते हैं, या करेंसी जो वहां की जो करेंसी है उसको कैसे छापते हैं। तो यहां तक आपने देखा। इसके आगे देखो कि भारत में बैंकों का एक इतिहास देख लो। भारत में बैंकों का इतिहास देखो, एक कहानी है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि भारत में स्थापित होने वाली सबसे पहली बैंक हिंदुस्तान बैंक थी। भारत में स्थापित होने वाली जो बैंक थी वो हिंदुस्तान बैंक थी। कौन सी बैंक थी बेटा? हिंदुस्तान बैंक थी। इस हिंदुस्तान बैंक की स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने करी थी। अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने करी थी। लेकिन बेटा ये जो आपकी हिंदुस्तान बैंक है ये बहुत लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाई। जो आपकी ये हिंदुस्तान बैंक है बहुत लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाई। जब ये बहुत लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाती है तो इसको बंद कर दिया जाता है। और जब बंद कर दिया जाता है, इसकी स्थापना कब? 1770। ध्यान रखिएगा, किसने करी? अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने। कब? 1770 में। ये सस्टेन नहीं कर पाते हिंदुस्तान बैंक, तो इसको बंद कर दिया जाता है। और फिर बैक टू बैक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 3 बैंक खोलती है। 1806 में एक बैंक आता है, बैंक ऑफ कोलकाता। 3 बैंक खुलती है बेटा, बैंक ऑफ कोलकाता। ये जो बैंक ऑफ कोलकाता है इसका आगे चल के 1809 में नाम बदल करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया जाता है। ये बीओबी नहीं, बैंक ऑफ बंगाल कर दिया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा अलग चीज है। इसके बाद एक बैंक और 1840 और 1843 में खोला जाता है। 1840 में एक बैंक खोला जाता है, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ बॉम्बे। और
एक बैंक 1843 में 3 साल बैंक, बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ मैसूर। मतलब ये कौन खोल रहा है भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी खोल रही है। अब बताओ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो बैंक खोल रही है, तो वह ये बंगाल यानी बंगाल को ही क्यों चुन रही है, बॉम्बे को ही क्यों चुन रही है, और मैसूर को ही क्यों चुन रही है? ये 3 जगह के अलावा कहीं और भी उसको खोल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा उस समय इकोनॉमी के सेंटर यही है, अर्थव्यवस्था के सेंटर आपके बैंक, ये जो कोलकाता यानी बंगाल, बॉम्बे और मैसूर है। और यही वजह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने व्यापार रन करने के लिए उसको बैंक की जरूरत पड़ती है, और वही 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता, जिसका नाम बदल के 1809 में यानी 3 साल बाद बैंक ऑफ बंगाल कर दिया जाता है। फिर बैंक ऑफ क्या होता है आगे चल करके, यही जो ये जो बैंक ऑफ है बॉम्बे है, तो बैंक ऑफ बॉम्बे का जो है आगे चल करके इसकी स्थापना होती है 1840 में, और इसके बाद जो है बैंक ऑफ बॉम्बे के बाद 1843 में एक बैंक आता है बैंक ऑफ मद्रास। अच्छा मैसूर लिख दिया था क्या, सॉरी, बैंक ऑफ मद्रास, इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, ये बैंक ऑफ मैसूर नहीं था, मद्रास था। चलो लिख देते हैं बेटा, बैंक ऑफ मद्रास है ना, बैंक ऑफ मद्रास। तो 3 बैंक खोले जाते हैं। कहानी और आगे बढ़ती है, अभी इनकी कहानी और आगे सुन लो। ये तीनों बैंकों का बेटा जाके 1921 में विलय हो जाता है, विलय हो जाता है, तो विलय हो जाता है। और विलय होकर के जब ये 1921 में विलय हो जाता है, तो नाम इसको रखा जाता है, जब विलय हो जाता है तो विलय के बाद बेटा नाम रखा जाता है द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ना, आगे और कहानी बढ़ती है। 1955 में आते हैं और इसको एसबीआई कर दिया जाता है, नाम बदल करके एसबीआई। तो एसबीआई की बेटा जड़ें बहुत पुरानी हैं, जो एसबीआई की जड़ें हैं वो बहुत पुरानी है। देखो कि जो कि 1806, 1840 और 1843 में 3 बैंक आते हैं यही, और इन 3 बैंकों का विलय हो जाएगा 1921 में, और नाम रखा जाएगा द इंपीरियल बैंक। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जब हम देश आजाद होता है तो इसको जो है इसका नाम बदल करके एसबीआई 1955 में कर। कहानी और आगे बढ़ती है 1865, और इसकी कहानी तो हो गई, और बाकी बैंकों की 1865 जो बैंक आता है इलाहाबाद बैंक, एएलटी इलाहाबाद बैंक। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में होती है, और इसका बेटा हेडक्वार्टर उस समय जो है ना कलकत्ता में था। इलाहाबाद बैंक का हाल ही में यानी 2020 में इंडियन बैंक के साथ, यानी इसका जो है इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक के साथ विलय कर दिया जाता है। कब? 2020 में। इसका हेडक्वार्टर स्टार्टिंग में कोलकाता होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात है इसकी, इलाहाबाद बैंक की, जो कि महत्वपूर्ण है, कि यह अपने अभी तक एक ऐसी बैंक थी कि प्राचीनतम बैंक थी कि विलय से पूर्व अपने नाम से ही ये कार्यरत रहे, यानी इस विलय से पहले समान नाम से यानी इलाहाबाद बैंक के नाम से यह सिर्फ सबसे प्राचीनतम बैंक हुआ करती थी। कौन सी? इलाहाबाद बैंक। तो कब बेटा इसकी स्थापना होती है इलाहाबाद बैंक की? 1865 में।
फिर और कहानी आगे बढ़ेगी और 1881 आ जाएगा और 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना होती है, जो कि भारत की ऐसी पहली बैंक थी जिसके शेयर धारक बनाए गए। 1800 बेटा 81, अवध कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल। ये जो अवध कॉमर्शियल बैंक है, जो इसे आप देख रहे हैं 1881 में, ये पहली ऐसी बैंक थी जिसमें शेयर होल्डर बनाए गए। शेयर होल्डर बनाया जाए, यानी अवध कॉमर्शियल बैंक में 1881 में पहली बार शेयर होल्डर बनाए गए। कहानी और आगे बढ़ती है और आता है 1894 और 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होती है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होती है। ये पहली ऐसी बैंक होती है पंजाब नेशनल बैंक जिसमें जो है ये पूर्ण तौर से भारतीयों की बैंक होती है। मतलब कि इसमें जो निवेश है सिर्फ भारतीयों का होता है, भारतीयों का मात्र इसमें क्या होता है, निवेश होता है, भारतीयों का निवेश होता है। देख रहे हैं, हाँ, भारतीयों का निवेश होता है। मतलब कि पंजाब नेशनल बैंक में विदेशियों का निवेश तब नहीं है, और ये पहली बैंक है ऐसी 1894 में आती है। कहानी और आगे, हालांकि वो बताया कि बात 1921 की है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास का मर्जर होगा और इस विलय में एक बैंक निकलेगा, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, वो स्टैब्लिश होगा। और आरबीआई की स्थापना से पहले अंग्रेज सरकार के लिए द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया उन सभी जिम्मेदारियों को पूरा करती थी जिन जिम्मेदारियों को आरबीआई भारत सरकार के लिए पूरा करती थी। मतलब नहीं समझे कि ये जो आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है 1921 में आता है, तो जब आरबीआई की स्थापना से पहले ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वही काम करती थी अंग्रेजों के लिए जो आज भारतीयों के लिए आरबीआई काम करती है, वो सभी जिम्मेदारियां अदा करती थी। अब आजादी के बाद 1955 में द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है, एसबीआई कर दिया जाता है। कहानी और आगे बढ़ती है और आने वाले आगामी कुछ वर्षों में धीरे धीरे इसके बेटा साथ जो है कुछ सहयोगी बड़े जो है अन्य बड़े बैंकों का जो है एसबीआई के साथ एसबीआई के सहायक बैंक के तौर पे परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी 7 और जो बैंक आते हैं आगे, कहानी जब बढ़ती है, और जो इन 7 बैंकों को एसबीआई के सहायक बैंकों के तौर पे क्या किया जाता है, लाया जाता है। फिर इसमें लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये सहायक बैंक और एसबीआई आपस में बेटा कंपटीशन करने लगते हैं कि भाई एसबीआई अपने आप में, भाई जो एसबीआई है और एसबीआई के कुछ जो है 7 सहायक बैंक है, एसबीआई के सहायक बैंक है, और आपस में इनमें कंपटीशन चालू हो जाता है। जब ये आपस में कंपटीशन करने लगेंगे तो एसबीआई के आकार को बढ़ाने के उद्देश्य से, कंपटीशन कम करने के उद्देश्य से, ऑपरेशनल चार्ज को कम करने के उद्देश्य से
रेवेन्यू और प्रॉफिट को इनहेंस करने के उद्देश्य से ये सभी जो 7 सहायक बैंक हैं, इन सभी 7 सहायक बैंकों का क्या कर दिया जाता है बेटा, एसबीआई के साथ विलय कर दिया जाता है, विलय का निर्णय लिया जाता है। और इसके अंतर्गत 2008 में एक घटना घटती है, इसमें सहायक बैंकों में बात करेंगे। इसमें एक 2008 में स्टेट बैंक में, जो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र है, और आगे चल के 2010 में एक स्टेट बैंक ऑफ इंदौर है, इनका विलय कर दिया जाता है एसबीआई के साथ। फिर और कहानी बढ़ती है और 1 अप्रैल 2017 आता है। उस दौरान 5 सहायक बैंक जो होते हैं, जो बचे हुए हैं, उनका एसबीआई के साथ विलय कर दिया जाता है। तो वर्तमान में अब ना तो ये जो है एसबीआई के सहायक बैंक हैं और ना ही कोई जो है झोल झलामा है। 1 अप्रैल 2017 को ही भारतीय महिला बैंक का भी विलय एसबीआई के साथ कर दिया जाता है। तो बैंकों के जो विलय मर्जर की कहानी कुछ यूं ही होती है कि कैसे बैंकों का जो है विलय होता है। यहां तक मैं मान के चलता हूं कि किसी भी बच्चे को एक बार जो है आपके कमेंट वगैरह देख ले रहे हैं कि यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। कमेंट वगैरह कोई कर रहा है? अच्छा, क्लास 9 प्रेजेंट कुछ लिख रहे हैं, कुछ कुछ भाई क्या नाम है, जो भी ठीक है। यानी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। So the first bank to be established in India was Bank of Hindustan. भारत में पहली बैंक, इंग्लिश में भी सुन लीजिए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान एस्टेब्लिश होती है। It was set up by Alexander and Company in 1770. However, the bank did not survive for a long term. बहुत लंबे समय तक ये काम नहीं कर पाता, सर्वाइव नहीं कर पाता। So thereafter, the East India Company established 3 banks, one after one, यानी back to back. In 1806, a Bank of Calcutta was set up, which was renamed as Bank of Bengal in 1809. In 1840, Bank of Bombay was set up. In 1843, Bank of Madras was established. So Bank of Madras, sorry. So these 3 banks were merged with each other in 1921. This merger, the Imperial Bank of India was created. इस मर्जर के बाद एक बैंक आता है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। The Imperial Bank of India used to provide the same service to the British government which are being provided by the RBI to the government of India. वही सारी सर्विसेज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से पहले ब्रिटिश सरकार को दे रहा था, जैसा कि मैंने अभी बताया भी था हिंदी में, जैसा कि भारतीय बैंक हमें देता है, ये सॉरी आरबीआई भारत सरकार को देता है। The British government which are being provided by the RBI to the government of India. In 1865, Allahabad Bank was established. 1865 में इलाहाबाद बैंक आएगा। It is the oldest surviving bank in India operating with the same name, Allahabad Bank. Recently, it has been merged into the Indian Bank.
In 1881, Awadh Commercial Bank was set up, which was India's first joint stock bank. It has shareholder. In 1894, Punjab National Bank was set up. It was first completely Indian bank in which no foreign investment was involved. पंजाब नेशनल बैंक पूरी तरीके से ये भारतीय बैंक थी, इसमें कोई जो है विदेशियों का पैसा नहीं लगा था. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट वाज रिनेम्ड एज अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1955 द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया was bought under the control of government of India and it was renamed as the State Bank of India or SBI. So since the origin of SBI is associated with the Bank of Calcutta, it is termed as the oldest existing bank in India. However, the name SBI came into existence only in 1955. In the subsequent year, 7 more large banks were converted into the associates of SBI. These associates, the first the State Bank of Hyderabad. State Bank of Hyderabad. State Bank Hyderabad. State Bank of Travancore. State Bank of Travancore. State Bank of Indore. Bank of Indore. State Bank of सौराष्ट्र हो गया. अच्छा, State Bank of सौराष्ट्र. अगर राइटिंग समझ ना आए तो कोई वो नहीं, मैं बोल रहा हूं. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर. हो जाएगा ना 5 ये, बीकानेर एंड जयपुर. भाई 6वां नंबर स्टेट बैंक बीकानेर एंड जयपुर. बीकानेर एंड जयपुर एंड स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, है ना. कौन कौन सा? हैदराबाद हो गया, ट्रावनकोर हो गया, इंदौर हो गया, सौराष्ट्र हो गया और बीकानेर एंड जयपुर हो गया. 7 सहायक बैंक थे दरअसल. तो कौन? ट्रावनकोर हो गया. हाँ, एक बचता है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला. एक बैंक जो है बच जाता है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला. तो ये कुछ एक बैंक जो है 7 सहायक बैंक होते हैं. इन 7 सहायक बैंक के तौर पे अगर आप देखेंगे, जो 7 ये सहायक बैंक आप देख पा रहे हैं, ये जो 7 सहायक बैंक है, इनका विलय बेटा एसबीआई के साथ कर दिया जाता है. So all these associated but owned by the SBI and the SBI is owned by the government of India. However, the associates and the SBI were competing with each other. It affected their profit and increased the operational cost. Profit भी इफेक्ट होगा, ऑपरेशनल कॉस्ट जो है इंक्रीज्ड होगी.
Hence it was decided to merge the associate with the SBI. जो सहायक बैंक थे तो डिसाइड किया गया कि अब इसके साथ मर्ज कर दिया जाए. In 2008 the State Bank of Saurashtra was merged with SBI. In 2010 State Bank of Indore was merged with the SBI. On 1st April 2017, even the renaming, the 5 associate banks were merged with the SBI. जो 5 बचे थे उनका भी मर्जर SBI के साथ कर दिया जाता है. So the associates do not exist anymore. On the same date, even the Bharti Mahila Bank was merged with the SBI. So this bank was set up on 19th November 2013. भारतीय महिला बैंक का भी उसी डेट को मर्जर कर दिया जाता है, यानी 1 अप्रैल 2017 को, और ये स्टैब्लिश हुआ था बेटा 19 नवंबर 2013 को. तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री थी भारतीय बैंकिंग सिस्टम का. इतना टाइम हो गया. इसके बाद हिस्ट्री ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया, यानी भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया के बारे में हम कल की क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे. अगर आप कहेंगे तो दोनों लैंग्वेजेस में लेके चलेंगे या फिर ओनली हिंदी में. ठीक है, तो ये क्लास यहीं तक. अपना ध्यान रखिएगा. थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे.